गांव वालों, सोना मत जागते रेंजो। रहीम भैया, आज तो बहुत ही ज्यादा देर हो गई। सच बताऊं तो जब अपनी इस ठेला गाड़ी पर कोई मुर्दा या लाश रखी होती है ना, तब मुझे इतना डर नहीं लगता, क्योंकि तब कम से कम मुझे पता होता है कि पीछे क्या रखा है। पर आज इस खाली गाड़ी को इस सुनसान और वीरान सड़क पर खींचने में मेरी जान सूख रही है भैया। अरे शामू, इतना डरपोक हो गया तू? इतने साल से लाशें ढो रहा है और आज एक खाली रास्ते से डर रहा है? मजाक मत उड़ाइए भैया, मुझे अजीब सी घुटन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घने अंधेरे में से कोई टकटकी लगाकर हमें ही घूर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ की डालियों से कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। देख शामू, अगर तू अंधेरे से ही डरने लगेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? दुनिया में रात और अंधेरा तो रहेगा ही, और फिर ये रास्ता कोई हमारे लिए नया थोड़ी है। तू बस अपना ध्यान सामने रख और पैडल मार। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की बात है, फिर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। हिम्मत रख मेरे भाई। रहीम ने हिम्मत तो बढ़ाई, लेकिन उस सड़क का सन्नाटा सच में किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था। सर्दियों की रात में अक्सर झींगुरों की आवाज या दूर से किसी सियार के रोने की आवाज तो आ ही जाती है, पर आज पूरी सड़क पर श्मशान से भी गहरी शांति थी। अचानक, अरे बाप रे! क्या कर रहा है शामू? पागल हो गया है क्या? ऐसे अचानक ब्रेक क्यों मारा? क्या हुआ? वो देखिए, सामने सड़क के बीचों बीच धुंध में कोई खड़ा है। रहीम तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और सामने की तरफ आंखें सिकोड़ कर देखने लगा। जो शख्स सामने खड़ा था वो एक बेहद बूढ़ा आदमी था। वो एकदम पतला और सूखा हुआ लग रहा था। उसने एक मैली सी, कई जगह से फटी हुई चादर ओढ़ रखी थी और ठंड के मारे उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। बेटा, ओ बेटा, मैं बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा हूं। बड़े बाजार गया था अपनी पत्नी के लिए दवाई लाने, लेकिन दवाई ढूंढते ढूंढते रात घिर आई और इस कोहरे में मैं अपना रास्ता ही भूल गया हूं। मेरे इन बूढ़े पैरों में अब एक कदम भी और चलने की ताकत नहीं बची है। क्या तुम दोनों मेरी थोड़ी मदद करोगे बेटा? चचा, इतनी रात को इस ठंड में आपका गांव है कहाँ? हम तो सीधे अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। मेरे गांव का नाम गुमनामपुर है बेटा। यहां से बस थोड़ी ही दूर, ये जो बांस के पेड़ों के पास से दाईं तरफ एक पतली सी कच्ची सड़क जाती है ना, बस उसी को पकड़कर थोड़ा आगे जाना है। मेरा गांव आ जाएगा। मेरी पत्नी बहुत बीमार है बेटा। अगर मैं आज रात ये दवाई लेकर नहीं पहुंचा तो मेरी पत्नी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। क्या तुम लोग मुझे अपनी इस गाड़ी पर बिठाकर मेरे गांव तक छोड़ दोगे? भगवान तुम्हारा भला करेगा। भैया, गुमनामपुर? मैंने तो आज तक आसपास के इलाके में ऐसे किसी गांव का नाम नहीं सुना। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चुप कर, देख नहीं रहा बेचारे की हालत कैसी हो रही है? पत्नी मौत की नींद सोने वाली है उसकी। ठीक है रे चचा, आप परेशान मत होइए। आप आराम से पीछे गाड़ी पर चढ़कर बैठ जाइए। हम आपको आपके गांव तक छोड़ देते हैं। पर भैया, वो दाईं तरफ वाला कच्चा रास्ता हमने कभी देखा भी नहीं है, और रात देखिए कितनी हो गई है। हमें घर भी तो पहुंचना है। अरे शामू, एक इंसान मुसीबत में फंसा है। उसके घर में एक पत्नी मौत से लड़ रही है और तुझे रात होने के बहाने सूझ रहे हैं। चुपचाप गाड़ी घुमा और दाईं तरफ मोड़, वो लेकर। शामू ने फिर कोई बहस नहीं की। उसने भारी मन से गाड़ी घुमाई और उस पतले कच्चे रास्ते पर उतार दी।
वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पिछले हिस्से में बिल्कुल गठरी की तरह सिकुड़ कर बैठ गया। वो रास्ता बहुत ही अजीब था। जमीन पर न तो किसी इंसान के पैरों के निशान थे और न ही किसी बैलगाड़ी के पहियों के निशान। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से इस रास्ते पर कोई चला ही न हो। कोहरा अब पहले से भी ज्यादा घना हो गया था, जैसे कोई सफेद चादर उन्हें हर तरफ से निगल रही हो। काफी देर तक पैडल मारने के बाद अचानक कोहरा छौंटने लगा। शामू ने देखा कि सामने एक बहुत ही पुराने गांव का प्रवेश द्वार है। गांव के सारे घर कच्ची मिट्टी के बने थे और उन पर पुआल की छतें थीं। लेकिन सबसे डरावनी और अजीब बात यह थी कि आधी रात बीत जाने के बाद भी वो पूरा गांव जाग रहा था। भैया जरा सामने तो देखिए, इतनी रात गए भी इस गांव के सारे लोग अपने घरों के बाहर घूम रहे हैं। ये लोग क्या रात में सोते नहीं है क्या? हाँ शामू, बात तो तेरी सच है। गांव के आंगनों और कच्ची पगडंडियों पर सच में बहुत से लोग मौजूद थे। कोई काम कर रहा था तो कोई चल फिर रहा था, लेकिन उस पूरे माहौल में एक ऐसी मनहूसियत थी जो खून जमा दे। वहां सैकड़ों लोग थे, लेकिन एक तिनके के गिरने की भी आवाज नहीं थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। किसी भी घर में चूल्हे की आग या धुआं नहीं था। चांद की हल्की नीली रोशनी में उन सभी लोगों के चेहरे बर्फ की तरह सफेद, झुर्रीदार और बिना खून के लग रहे थे। रहीम ने देखा कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। उसने एक बहुत ही पुरानी, मैली सी लेकिन किसी जमाने में बेहद कीमती रही एक काली साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा एकदम सफेद था। वह कुएं से पानी खींच रही थी, बिल्कुल चुपचाप, बिना कुछ बोले, जैसे किसी ने उसे धीमी गति में चला दिया हो। लेकिन जब बाल्टी ऊपर आई तो शामू ने साफ देखा कि उस बाल्टी का पूरा तला टूटा हुआ था। उसमें पानी की एक बूंद नहीं थी। फिर भी वो औरत उस खाली बाल्टी को हवा में ऐसे उड़ेल रही थी जैसे उसमें से पानी गिर रहा हो। भैया मेरी तो रीढ़ की हड्डी सुन्न पड़ रही है। और उधर देखिए, वो लोहार। थोड़ी दूरी पर एक लोहार एक बड़े से हथौड़े से लाल गर्म लोहे को पीट रहा था। वो पूरी ताकत से हथौड़ा मार रहा था, लेकिन उसमें से टंग टंग की कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। सारे लोग एकदम मशीनों की तरह बिना किसी भाव के काम कर रहे थे। भैया मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। इस गांव के लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? और इनके चेहरे इतने सफेद और डरावने क्यों हैं? भैया यहां से चलिए। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा शामू। रुको, चचा से पूछता हूं। चचा, ओ चचा, आपका गांव तो आ गया है। आपका घर कौन सा है? रहीम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसका गला सूख गया। गाड़ी के पीछे कोई नहीं था। वो बूढ़ा आदमी हवा में वाष्प की तरह गायब हो चुका था। अरे, ये बूढ़ा कहाँ गया? वो तो चलती गाड़ी से कूदा भी नहीं। वो गायब हो गया भैया, वो इंसान नहीं था। शामू की चीख सुनते ही गांव के उन सभी अजीब लोगों ने अचानक अपना अपना काम रोक दिया। उन्होंने बिल्कुल एक साथ किसी कठपुतली की तरह धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और रहीम और शामू की तरफ देखा। उनकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं, सिर्फ सफेद मटमैला जिराए झाला था। शामू, सामने वाले चबूतरे पर देख। उस आदमी को देख जो ठीक उसी मुद्रा में बैठा है जैसे कोई लाश जमीन पर पड़ी हो बिछड़े। कौन भैया? उसके गले के बाईं तरफ वो कटने का गहरा निशान देख। मैं इस आदमी को पहचानता हूं शामू। ये कौन है भैया? ये सुल्तान काका है शामू, सुल्तान काका। कौन सुल्तान काका? पिछले साल बरसात के दिनों में जिस भयानक लाश को हमने अपने हाथों से श्मशान में दफनाया था,
ये वही सुल्तान काका है। शामू, हम किसी इंसानों के गांव में नहीं आए हैं। मुर्दों का गांव? भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जो आदमी मर चुका है वो भला हमारे सामने कैसे? शामू, आवाज मत कर और सामने देख। वो औरत जो कुएं के पास थी वो हमारी तरफ ही आ रही है। गांव के वो सारे सफेद जाले वाली आंखों वाले लोग अब अपनी जगह पर खड़े नहीं थे। वो बहुत ही धीमी लेकिन भारी कदमों से ठेला गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे थे। उनके चलने में कोई लय नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हवा उन्हें पीछे से धक्का देकर आगे ला रही हो। उनकी आंखों में कोई इंसानियत या दया नहीं थी, सिर्फ एक खाली, मुर्दा और खौफनाक घूरन थी। भैया, वहां देखिए, दाईं तरफ वो औरत जिसने पीले रंग की एक कुर्ता ड्रेस पहन रखी है, वो कैसे धीरे धीरे रेंग रही है। और उसके ठीक बगल में एक और साया है जिसने एक सफेद रंग की प्रीमियम ड्रेस पहन रखी है। वो दोनों बिल्कुल एक ही मुद्रा में हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे किसी ने उस औरत को जानबूझकर बिल्कुल उस लड़के की तरह ही चलने और बैठने को कहा हो। ये कैसे मुमकिन है भैया? और वो चबूतरे वाला आदमी, उसे देख, वो अभी भी चुपचाप बिना कुछ बोले धीरे धीरे चाय पी रहा है हवा में। उसके हाथ में न कोई गिलास है न प्याला, फिर भी वो बार बार किसी पुतले की तरह एक ही हरकत दोहरा रहा है। ये लोग जिंदा नहीं है शामू, हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है। भैया, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी घुमा शामू, जल्दी गाड़ी घुमा। हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। अपनी पूरी ताकत लगा दे। शामू ने अपने कांपते हुए हाथों से गाड़ी का लोहे का हैंडल पकड़ा और उसे घुमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी के पहियों ने जमीन के अंदर अपनी गहरी जड़ें जमा ली हों और मिट्टी से हमेशा के लिए चिपक गए हों। भैया, ये हिल नहीं रही। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, पर ये गाड़ी तो जैसे जमीन में गड़ गई है। गाड़ी को यहीं छोड़ दे शामू। अगर जान बचानी है तो गाड़ी को भूल जा और भाग। जिस रास्ते से हम अंदर आधे आए थे, उसी रास्ते पर सीधा दौड़ लगा। पीछे मुड़कर मत देखना। दोनों ने अपनी ठेला गाड़ी वहीं छोड़ दी और गांव के प्रवेश द्वार की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगे। लेकिन उनके साथ एक बहुत ही अजीब और खौफनाक वाकया हो रहा था। वो जितना तेज दौड़ रहे थे, गांव का वो कच्चा रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बने वो मिट्टी के घर भी जैसे उनके साथ साथ आगे खिसक रहे थे। वे दौड़ते दौड़ते बुरी तरह हाँफने लगे। उनके फेफड़े फटने को आ गए, लेकिन वो गांव की सरहद पार नहीं कर पाए। भैया, मेरे पैरों में अब जान नहीं बची। हम इस रास्ते से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा है? उठ शामू, हिम्मत मत हार, उठ जा। हमें रुकना नहीं है, वरना ये लोग हमें नोच खाएंगे। तभी अचानक घने कोहरे को चीरता हुआ कोई उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे वो अपनी गाड़ी में बिठाकर लाए थे। लेकिन अब उस बूढ़े का चेहरा उस लाचार और कमजोर इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। कहां जा रहे हो तुम दोनों? तुम तो आज रात के मेरे खास मेहमान हो। मैं ही तो तुम दोनों को उस रास्ते से बुलाकर यहां लाया हूं, और तुम मेरी पत्नी को बिना देखे ही वापस जा रहे हो। आप कौन हैं? आपने हम गरीबों को इस मुर्दों के गांव में क्यों फंसाया है? आपकी तो कोई पत्नी नहीं है और आप तो खुद जिंदा नहीं हैं। हमें जाने दीजिए, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। हम तो बस अपना काम करके लौट रहे थे। जिंदा नहीं हूं? हां, मैं जिंदा नहीं हूं, और इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं है। आज से 20 साल पहले एक भयानक महामारी ने इस गुमनामपुर गांव को घेर लिया था।
एक ही रात में गांव के सारे लोग तड़प तड़प कर कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए थे। कोई नहीं बचा था, कोई भी नहीं। 20 साल पहले तो आप लोगों का अंतिम संस्कार किसी ने नहीं किया। उस बीमारी और महामारी के डर से कोई आसपास के गांव वाला हमें देखने या दफनाने तक नहीं आया। हमारी लाशें यहीं जमीन पर लावारिस पड़ी रहीं। किसी ने हमारा अंतिम संस्कार नहीं किया और हमारे शरीर यूं ही मिट्टी में मिल गए। लेकिन हमारी रूहें, हमारी आत्माएं आज भी मुक्ति के इंतजार में इसी गांव की मिट्टी पर कैद हैं। हम भटक रहे हैं। तो फिर आपने हमें यहां क्यों बुलाया? हमने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया है। हमारा इस गांव से या आपकी मौत से क्या लेना देना? हाँ, तुमने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन तुम दोनों लाशें ढोते हो। तुम मुर्दों को श्मशान और कब्रिस्तान तक पहुंचाते हो। तुम्हारे हाथों से जिसे दफनाया जाता है वो लाश शांति से सो जाती है। हम 20 सालों से एक सही कफन और दफन के लिए तरस रहे हैं। आज तुम दोनों हमें दफनाओगे और जब तक हमारा अंतिम संस्कार पूरा नहीं होता तुम इस गांव से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। बूढ़े की बात खत्म होते ही गांव के वो सारे मुर्दा लोग रहीम और शामू को चारों तरफ से घेर चुके थे। उनकी जाले वाली धुंधली आंखें सीधा इन दोनों पर गड़ी थीं। उनके सफेद, ठंडे और सड़े हुए हाथ रहीम और शामू को दबोचने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। रहीम समझ गया कि ये मरी हुई आत्माएं अपने गुस्से, तड़प और दर्द में पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। इनसे लड़ना या डर कर भागना अब मुमकिन नहीं था। इनकी अधूरी ख्वाहिश को पूरा किए बिना यहां से जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं था। रुक जाइए, आप सब वहीं रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। रहीम की उस कड़क और भारी आवाज से वो सारे मुर्दे पल भर के लिए ठिठक कर खड़े हो गए। वो भयानक बूढ़ा आदमी भी रुककर रहीम की तरफ देखने लगा। मैं मानता हूं, मैं पूरी तरह मानता हूं कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बिना कफन दफन के मिट्टी के ऊपर पड़े रहना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी सजा और बहुत बड़ा दर्द है। लेकिन चचा, जरा अपनी हालत तो देखिए। आप लोग अब अपने जिस्म के साथ जिंदा कहां हैं? आप लोगों का तो कोई शरीर ही नहीं बचा है। आप सब तो सिर्फ आत्माएं हैं, रूहें हैं, और आत्माओं को कभी जमीन के नीचे मिट्टी में दफनाया नहीं जाता। तो फिर हम मुक्ति कैसे पाएंगे? हमारी रूहें तो इसी गांव की माटी से बंधी हुई हैं। हम 20 सालों से इसी अंधेरे में भटक रहे हैं, सिसक रहे हैं। क्या हमारे नसीब में कभी शांति नहीं है? है चचा, बिल्कुल है। ऊपर वाले के कलाम में, उसकी इबादत में हर दर्द का इलाज है, हर बंधन से मुक्ति है। दफन सिर्फ मिट्टी का और जिस्म का नहीं होता मौता, दफन तो आत्माओं का भी होता है। खून सौंप कर आप लोग मुझे और शामू को यहां से जाने दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, मैं आज इस जगह से कहीं नहीं जाऊंगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यहीं इसी वक्त आप सबकी गायबाना जनाजा की नमाज पढ़ाऊंगा। मैं खुद आप सबके लिए ऊपर वाले के सामने हाथ फैलाऊंगा और आपकी आत्माओं की शांति के लिए माफी मांगूंगा। आपका दफन आज यहीं मुकम्मल होगा। रहीम की ये बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी और उसके पीछे खड़े सैकड़ों मुर्दा लोग अचानक शांत होने लगे। उनके चेहरों का वो भयानक और खौफनाक रूप धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा। उनके चेहरों पर अब गुस्सा नहीं बल्कि सदियों की थकान और लाचारी नजर आ रही थी। तुम सच में हमारा जनाजा पढ़ाओगे बेटा?
तुम हम अभागों के लिए, जिन्हें सबने लावारिस छोड़ दिया था, हमारे लिए दुआ करोगे? हाँ चचा, मैं उस परवरदिगार को गवाह मानकर कसम खाता हूं, मैं ऐसा ही करूंगा। शामू, पानी और वजू ढूंढने का वक्त नहीं है। जल्दी से जमीन की पाक मिट्टी पर हाथ रगड़ और तयम्मुम कर ले। आज इन भटकी हुई रूहों को हमें मुक्ति दिलानी ही होगी। जी भैया, मैं कर रहा हूं। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। शामू ने बिना कोई और सवाल किए जमीन पर हाथ रगड़कर तयम्मुम कर लिया। रहीम ने भी पूरी अकीदत के साथ मिट्टी से तयम्मुम किया। फिर रहीम उन सभी मुर्दों के सामने एक इमाम तरह सीना तान कर खड़ा हो गया। शामू उसके ठीक पीछे खड़ा था। परवरदिगार, ऐ दोनों जहानों के मालिक, इस गुमनामपुर गांव के ये बेबस और लाचार लोग 20 सालों से बिना कफन दफन के इस अंधेरे में तड़प रहे हैं। उस भयानक रात में इनका कोई अपना नहीं था जो इन्हें मिट्टी नसीब करवा पाता। आज मैं और मेरा भाई शामू सानों के नुमाइंदे बनकर तेरे इस दरबार में इनके लिए माफी की भीख मांग रहे हैं। आमीन। तू तो रहमान है, रहीम है, तू तो माफ करने वाला है मेरे मौला। इन भटकी हुई बेबस रूहों को माफ कर दे, इनके सारे गुनाह बख्श दे और इन्हें अपनी जन्नत में जगह अता फरमा। इन्हें इस भयानक कैद और दर्द से हमेशा के लिए आजादी दे दे मेरे मालिक। रहीम और शामू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनके सामने अब कोई मुर्दा इंसान नहीं था। वो बूढ़ा आदमी गायब था। गांव के वो सारे मिट्टी के घर, वो कुआं, वो लुहार, सब मिट्टी में मिलकर धूल बन चुके थे। वो पूरी जगह असल में एक विशाल, वीरान और खाली बंजर मैदान के अलावा और कुछ नहीं था। भैया, ये क्या हो गया? वो गांव कहां गया? और वो सारे लोग, वो भयानक चेहरे वाले मुर्दे कहां चले गए? वो आजाद हो गए शामू, उन्हें मुक्ति मिल गई। 20 सालों का उनका एक बहुत बड़ा दर्द और इंतजार आज हमारे इस गायबाना जनाजे की वजह से ऊपर वाले ने कबूल कर लिया। अब उन्हें इस दुनिया में परोसू पर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने सफर पर चले गए। भैया, वो देखिए, हमारी गाड़ी। शामू ने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर पक्की सड़क के किनारे उनकी ठेला गाड़ी बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। उसके पहिए अब किसी जमीन में नहीं धंसे थे। शामू दौड़कर गया और उसने गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया। भैया जल्दी आइए, चलिए यहां से। सच कह रहा हूं, आज रात हमने जो देखा और जो महसूस किया है ना, वो मैं जिंदगी भर किसी को बताऊंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। आज हम सिर्फ एक लाश नहीं ढोकर लाए हैं शामू, आज हमने पूरे के पूरे एक गांव की लाशों का दफन किया है। चल, घर चल। रहीम और शामू ने अपनी ठेला गाड़ी को मुख्य सड़क की तरफ बढ़ा दिया। गुमनामपुर गांव का वो बंजर मैदान अब एकदम शांत था। वहां अब कोई चीख नहीं थी, कोई हाहाकार नहीं था, किसी भटकी हुई आत्मा का कोई साया नहीं था। रहीम की उस बुलंद और सच्चे दिल से निकली दुआ ने उस बंजर मैदान के हर एक कण पर सुकून और शांति की चादर ओढ़ा दी थी।